हेलो दोस्तों, मैं हूं कमल और नॉलेजेबल हब में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि हमारे देश में कितनी सारी राजनीतिक पार्टियां हैं और इन राजनीतिक पार्टियों के अंदर कितने सारे नेता हैं और आए दिन हम इन नेताओं के बारे में कुछ न कुछ सुनते ही रहते हैं। और जब से कश्मीर में आर्टिकल 370 हटा है तब से ही हम देख रहे हैं कि कुछ नेता आर्टिकल 370 को वापस लाने की बात करते हैं और वो कहते हैं कि कश्मीर को और कश्मीर के लोगों को विशेष अधिकार वापस मिलने चाहिए। और हद तो तब हो जाती है जब यह नेता एक तरफ तो कश्मीर को बचाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ यही नेता कश्मीर के सरकारी खजाने को लूट कर खा जाते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे कश्मीर में हुए जमीन घोटाले के बारे में और इस टॉपिक को हम 7 पार्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रोशनी एक्ट क्या है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि इस एक्ट को क्यों लाया गया। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि इस कानून का कैसे गलत इस्तेमाल किया गया है। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे कि इस घोटाले का कैसे पता लगा। पाँचवें नंबर पर हम बात करेंगे कि इस घोटाले से जम्मू एंड कश्मीर की सरकार को कितना लॉस हुआ है। छठे नंबर पर हम बात करेंगे कि इस घोटाले पर जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट ने क्या कहा। और लास्ट में हम बात करेंगे कि इस घोटाले में कौन कौन इन्वॉल्व है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को पूरा देखना क्योंकि लास्ट में हम कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करने वाले हैं जो जम्मू एंड कश्मीर राज्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे कि रोशनी एक्ट क्या है। रोशनी एक्ट का पूरा नाम जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू ऑक्यूपेंट्स एक्ट 2001 है। यह कानून सन 2001 में फारूक अब्दुल्ला की सरकार के दौरान लाया गया था। दूसरे नंबर पर बात करते हैं कि इस कानून को क्यों लाया गया। इस कानून को लाने का उद्देश्य 2 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना था। पहला, सरकार इस कानून के द्वारा उन लोगों को जम्मू एंड कश्मीर की भूमि पर कानूनी अधिकार देना चाहती थी जो पहले से ही उस जमीन पर गैर कानूनी रूप से रह रहे हैं। और दूसरा उद्देश्य था जम्मू एंड कश्मीर में लगने वाले पावर प्लांट के लिए फंड को रेस किया जा सके। इस कानून के तहत जम्मू एंड कश्मीर की सरकार उन लोगों को जमीन पर कानूनी अधिकार देना चाहती थी और वह उस जमीन पर गैर कानूनी रूप से कब्जा कर रह रहे थे और सरकार इस लैंड अलॉटमेंट के द्वारा फंड विरेज करने वाली थी जम्मू एंड कश्मीर के पावर प्लांट के लिए। और समय के साथ जम्मू एंड कश्मीर की सरकार ने इस कानून में बार बार बदलाव किए। शुरुआत में फारूक अब्दुल्ला सरकार ने भूमि के मालिकाना हक देने के लिए सन 1990 को कट ऑफ ईयर फिक्स किया। इसका मतलब है कि जिस किसी ने भी सन 1990 तक अवैध रूप से इस जमीन पर कब्जा कर लिया था और वह आज भी इस जमीन पर रह रहा है तो उसे इस कानून के तहत उस जमीन का मालिकाना हक दे दिया जाएगा और इसके बदले में उस व्यक्ति को सरकार को इस जमीन के लिए पेमेंट करनी होगी। और बाद में जब मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार आई तो उन्होंने उस कट ऑफ ईयर को 1990 से सन 2004 कर दिया। और इसके बाद जब गुलाम नबी आज़ाद की सरकार आई तो उन्होंने कट ऑफ ईयर को सन 2004 से शिफ्ट करके सन 2007 कर दिया। और आज भी इस कानून के लिए कट ऑफ ईयर सन 2007 ही है। और इसका मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति ने सन 2007 तक जम्मू एंड कश्मीर में अवैध रूप से जमीन पर कब्जा कर लिया था और वह आज भी उस जमीन पर रह रहा है तो सरकार इस कानून के तहत उसको उस जमीन का मालिकाना हक दे देगी और इसके बदले में उस व्यक्ति को सरकार को पेमेंट करनी होगी। तीसरे नंबर पर बात करते हैं कि इस कानून का मिसयूज कैसे किया गया। जैसे ही जम्मू एंड कश्मीर में नए कानून की सूचना लीक हुई, इससे कई लोगों ने खाली पड़ी जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया ताकि उन्हें भी इस जमीन का मालिकाना हक मिल सके। और कब्जा करने वाले 547 लोगों में से और इन पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, पावरफुल बिजनेसमैन ने जम्मू एंड कश्मीर की जमीन को अवैध रूप से हड़पना शुरू कर दिया। और जब बात आई इस अवैध रूप से घेरी हुई जमीन का कानूनी अधिकार लेने की तो इन नेताओं ने इस जमीन को अपने साथ साथ अपने परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर रजिस्टर करा दिया। लेकिन इन लोगों ने इस जमीन के अधिकार के लिए सरकार को पेमेंट नहीं करी। तो दोस्तों, अब 4th नंबर पर बात करते हैं कि इस घोटाले का कैसे पता लगा। सन 2013 में
जब सीएजी को अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट करनी थी तो सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में देरी करते हुए सन 2014 में पार्लियामेंट्री सेशन के दौरान अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया और सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि लैंड अलॉटमेंट और पेमेंट प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी है और इस स्कीम का गलत रूप से फ़ायदा उठाया गया है और इस स्कीम से जितना पैसा आना चाहिए था उतना पैसा नहीं आया है और साथ ही जमीन को बहुत कम दामों पर दिया गया है और कुछ केसों में तो जमीन को फ्री में दे दिया गया है। बाद में सन 2015 में स्टेट विजिलेंस डिपार्टमेंट ने इस केस की शुरुआती जांच की और अपनी रिपोर्ट में 20 से ज़्यादा सरकारी अधिकारियों का नाम दिया, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर की सरकार ने इन सरकारी अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए इजाज़त नहीं दी, जिसके कारण इस घोटाले की जांच में देरी होती गई। और सन 2018 में जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने रोशनी एक्ट को रिपील कर दिया, यानी कि रोशनी एक्ट को निरस्त कर दिया और इस घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। 5वें नंबर पर बात करते हैं कि इस घोटाले से जम्मू एंड कश्मीर को कितना घाटा हुआ है। इस कानून के अंतर्गत जम्मू एंड कश्मीर की सरकार जम्मू की 71,000 एकड़ जमीन और कश्मीर की 4,000 एकड़ जमीन को कानूनी रूप से अलॉटमेंट करने वाली थी और इस अलॉटमेंट से जम्मू एंड कश्मीर की सरकार को 25,000 करोड़ रुपए मिलने वाले थे और इस धनराशि का इस्तेमाल कश्मीर में लगने वाले पावर प्लांट के लिए किया जाता, लेकिन सरकार को इस अलॉटमेंट से केवल 76 करोड़ ही रुपए मिले। बाकी सारे पैसे पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स और पावरफुल बिजनेसमैन खा गए। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस घाटे का आकलन सन 2006 का है और सन 2004 में जम्मू एंड कश्मीर में जमीन के रेटों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और जब से आर्टिकल 370 हटा है तब से तो जम्मू एंड कश्मीर में जमीन के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और अगर आज इस घाटे का आकलन किया जाए तो यह घाटा 50,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का है। और वैसे भी यह घोटाला जम्मू एंड कश्मीर का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। अब 6ठे नंबर पर बात करते हैं कि इस घोटाले पर जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट ने क्या कहा। अक्टूबर 2020 को जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट ने रोशनी एक्ट को इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनसस्टेनेबल एक्ट बताया और साथ ही हाई कोर्ट ने कहा कि सन 2007 में गुलाम नबी सरकार द्वारा बनाए गए रूल्स भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं और हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को सारी जमीन वापस लेने का आदेश दिया जो भी जमीन इस कानून के अंतर्गत अलॉट की गई है और साथ ही उन सभी लोगों की आइडेंटिटी को पब्लिक करने का आदेश दिया जिसने इस कानून का मिसयूज किया था। और जम्मू एंड कश्मीर की सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश का आदर रखते हुए 6 महीने के अंदर सारी जमीन वापस लेने का प्लान बनाया और साथ ही सभी लोगों की आइडेंटिटी को पब्लिक करने का भी आदेश दिया। तो दोस्तों 7वें और आखिरी नंबर पर हम बात करेंगे कि इस घोटाले में कौन इन्वॉल्व है। अभी तक इस घोटाले से जुड़े लोगों की 2 लिस्ट को जारी किया गया है। पहली लिस्ट में 868 लोगों के नाम हैं और दूसरी लिस्ट में 130 लोगों के नाम हैं। और अब बात करते हैं कि इस लिस्ट में किस किस के नाम हैं। सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला हैं और उनकी बहन का नाम भी इस लिस्ट में है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि फारूक अब्दुल्ला की सरकार के दौरान ही रोशनी एक्ट लाया गया था। इसका मतलब यह है कि फारूक अब्दुल्ला इस कानून को अपने फायदे के लिए लाए थे। दूसरे नंबर पर बात करते हैं पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हासिफ दराबू के बारे में। सरकार द्वारा जारी की गई लिस्ट के अंदर हासिफ दराबू और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के नाम हैं। हासिफ दराबू जम्मू एंड कश्मीर के फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। और अब बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के एक और नेता के बारे में। उनका नाम है शाहिद अखून। शाहिद अखून का नाम भी जारी की गई लिस्ट के अंदर है। और अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। जारी की गई लिस्ट के अंदर कांग्रेस पार्टी के भी कुछ नेताओं का नाम है, जैसे कि के अमला, मुश्ताक अहमद, माजिद वानी। और हमारे देश के अंदर शायद ही कोई ऐसा घोटाला होगा जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी के नेताओं का नाम ना हो। जहाँ भी कोई भी घोटाला होता है उस घोटाले के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के नाम होते ही हैं। और अब बात करते हैं अगले व्यक्ति के बारे में। इनका नाम है M.Y. खान। और M.Y. खान जम्मू एंड कश्मीर बैंक के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। और अब बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के एक और नेता के बारे में। इनका नाम है सज्जद किचलू।
सदर जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं और इस लिस्ट के अंदर रिटायर्ड IAS ऑफिसर साफी पंडित की वाइफ निगत पंडित का भी नाम है और साथ ही डिप्टी कमिश्नर हृदय कुमार सिंह और बशीर अहमद का भी नाम है। और दोस्तों, यह लिस्ट यहीं ख़त्म नहीं होती है, इस लिस्ट के अंदर और भी बहुत सारे लोगों के नाम हैं। तो दोस्तों, यह तो एक घोटाले की बात है। एक रिपोर्ट के अनुसार जम्मू एंड कश्मीर में पिछले 70 सालों में ऐसे बहुत सारे घोटाले हुए हैं जिनकी जांच आज तक नहीं हुई है और उन घोटालों के अंदर भी जम्मू एंड कश्मीर के बड़े बड़े बिजनेसमैनों और पॉलिटिशियंस के नाम हैं और यह वही लोग हैं जो जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 को वापस लाना चाहते हैं ताकि वह ऐसे घोटाले बार बार कर सकें और आर्टिकल 370 के सहारे अपने आप को बचा सकें। और दोस्तों, यह भी सोचने की बात है कि अगर आर्टिकल 370 अभी भी होता तो क्या ये घोटाला सबके सामने आ पाता, क्योंकि इस घोटाले की जांच में तेजी तभी आई थी जब मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 हटा दिया था और साथ ही जम्मू एंड कश्मीर के विशेष अधिकार को ख़त्म कर दिया। और दोस्तों, आपको यह जानना भी ज़रूरी है, जब जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 था तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया गया पैसा जो विकास के लिए यूज़ होना था, वह पैसा वहां के पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और ब्यूरोक्रेट्स खा जाते थे और आर्टिकल 370 के हटने के बाद ही सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया गया पैसा विकास के कामों में लग रहा है। और आए दिन हम जम्मू एंड कश्मीर में नए प्रोजेक्ट के बारे में सुनते हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर भी हमारे देश का एक अभिन्न अंग है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं और इन सारी बातों पर अपना ओपिनियन ज़रूर दें। आपके लिए कमेंट के दरवाजे हमेशा खुले हैं और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नॉलेजेबल हब।